दोस्तों, इस वीडियो में प्रॉपर्टी खरीदने या प्रॉपर्टी बेचने पर कितनी राशि, कितना अमाउंट नकदी के रूप में प्रॉपर्टी खरीदते समय दिया जाए या प्रॉपर्टी बेचने वाले के द्वारा कितनी राशि, कितनी नकदी राशि, कितना कैश पेमेंट प्रॉपर्टी बेचने पर प्राप्त किया जाए और वो किस मोड में प्राप्त किया जाए, किस स्थिति में 100% पेनल्टी लगती है, उससे कैसे बचे। इस वीडियो में इस पर पूरी विस्तृत रूप से जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर नए हैं, हमारा ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नीचे बेल आइकन का जो बटन दिया गया है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो के बारे में जो इसमें जानकारी दी जा रही है उसमें आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदते हैं या प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस स्थिति में उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने बेचते समय किस प्रकार से अमाउंट देना है या लेना है, और जिससे कि वो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर लगने वाली 100% पेनल्टी से बच सके। तो इसके लिए इस वीडियो को आप अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, जब प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है तो उसमें बड़ी मात्रा में राशि का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। महत्वपूर्ण ये बात होती है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है तो उसमें जो मुख्य बिंदु ध्यान में रखने होते हैं, उसमें ये देखना होता है कि जिस क्षेत्र में प्रॉपर्टी स्थित है वहाँ की पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है। उसके बाद में वो आपके जो स्थायी लोकल एरिया होता है उससे कितनी दूरी पर स्थित है, उस किस क्षेत्र में वो प्रॉपर्टी स्थित है। साथ ही साथ में जिस प्रॉपर्टी द्वारा जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो बेचने वाले के जो स्वामित्व है उनके मालिकी में वो कितने समय से थी, कितने वर्षों से वो उसके मालिक थे, उनके नाम पे थी। तो इन स्थितियों का इनकम टैक्स के टैक्सेशन में बड़ा महत्व रहता है। साथ ही साथ में जो मुख्य बिंदु होता है कि प्रॉपर्टी जब खरीदी जा रही है या बेचने वाले द्वारा प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो इस प्रॉपर्टी को बेचने पर वो पेमेंट कैसे प्राप्त करें, कितनी राशि वो नकदी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई सीमा से अगर अधिक कैश राशि प्राप्त की जाती है तो 100% पेनल्टी ना लगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों, प्रॉपर्टी किसी भी स्वरूप की हो सकती है। प्रॉपर्टी में किसी व्यक्ति जो कि वो प्रॉपर्टी के मालिक है, वो खेत हो सकता है, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में वो मकान हो सकता है, वो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, खाली प्लॉट हो सकता है या फ्लैट हो सकता है। बड़ी जब मल्टी बनती है तो उसमें फ्लैट बेचे खरीदे जाते हैं, या कोई दुकान हो, कॉम्प्लेक्स हो। तो प्रॉपर्टी के अनेक स्वरूप है और इनका जो उपयोग होता है वो भी अनेक स्वरूपों में होता है। कुछ प्रॉपर्टी का उपयोग खेती के लिए होता है, कुछ का रहने के लिए होता है, कुछ का एनजीओ पर्पस से होता है, कुछ का इंडस्ट्री पर्पस से होता है। तो जिस भी व्यक्ति द्वारा प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो उनको विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि आयकर विभाग द्वारा, आयकर अधिनियम के अंतर्गत ये नियम है कि जब प्रॉपर्टी बेची जाती है तो प्रॉपर्टी बेचने पर प्रॉपर्टी खरीदने वाले से 20,000 से अधिक राशि नकदी में नहीं लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, जब नकदी में नहीं लेंगे तो ये जो पेमेंट है ये
बैंक चैनल के माध्यम से लेना है। बैंक चैनल के माध्यम से जिसमें प्रॉपर्टी बेचने वाले के नाम से अकाउंट पे चेक प्राप्त किया जाए या उनके नाम से अकाउंट पे डीडी प्राप्त किया जाए या उनके खाते में नेट बैंकिंग से अमाउंट प्राप्त की जाए। जो क्यूआर कोड है, फ़ोन पे आदि सुविधा, उसके माध्यम से राशि प्राप्त की जाए। तो जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने पर राशि का भुगतान नकदी न करके बैंक के चैनल के माध्यम से किया जाना चाहिए। जिस भी बैंक में उनका खाता हो उस बैंक के अकाउंट पे चेक से या उनके पास में नेट बैंकिंग अवेलेबल है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेचने वाले के जिस भी बैंक में खाता हो उसका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, बैंक का नाम लेकर उनके डायरेक्ट बैंक खाते में प्रॉपर्टी खरीदने की राशि ट्रांसफ़र करनी चाहिए। नेट बैंकिंग के माध्यम से, अकाउंट पे चेक के माध्यम से, बैंक ड्रॉप के माध्यम से या फ़ोन पे आदि के माध्यम से, जो भी बैंक के माध्यम से जो भी चैनल जिनके माध्यम से आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से भुगतान किया जा सकता हो उनके माध्यम से करना चाहिए। अब इसमें बात ये आती है कि अगर प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति के द्वारा अगर कैश राशि प्राप्त कर ली जाती है तो अगर प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति के द्वारा 20,000 रुपये से अधिक राशि नगद प्राप्त करके उसकी जानकारी जब प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट होता है उसमें दी जाती है तो वर्तमान में जब भी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले की जानकारी स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा आयकर विभाग को उपलब्ध कराई जाती है। तो उस स्थिति में जिस भी व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी खरीदी गई है, जिसके द्वारा प्रॉपर्टी बेची गई है, उनकी जानकारी आयकर विभाग को प्राप्त होती है। अगर ये प्रॉपर्टी नगद लेन देन व्यवहार करके खरीदी गई है तो उस स्थिति में आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त होता है और इनसे इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त की जाती है, जवाब मांगा जाता है और अगर ये नगद व्यवहार किया गया है तो उस स्थिति में 100% पेनल्टी लगती है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में एक मकान है जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है। अब मान लो कि इस 80 लाख रुपए को नगद के रूप में प्राप्त करना किसी प्रकार से सही नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति के द्वारा नगद राशि प्राप्त करके रजिस्ट्री की जाती है तो सर्वप्रथम तो रजिस्ट्रार महोदय द्वारा ही इस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। किसी कारणवश अगर नगद राशि दर्शाते हुए एग्रीमेंट होता है तो उस स्थिति में करीब करीब पूरी 80 लाख राशि के बराबर 100% पेनल्टी प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति के द्वारा, जिनके द्वारा नगद राशि प्राप्त की गई है, उनको भरना होगी। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमेशा प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति के द्वारा बैंक के चैनल के माध्यम से राशि प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही साथ में जिस व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी बेची जा रही है और उसके बाद जिसके द्वारा ये खरीदी जा रही है, क्योंकि रजिस्ट्रार महोदय द्वारा दोनों की केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट करते समय प्राप्त किए जाते हैं और इनकी जानकारी आयकर विभाग को दी जाती है। इन समस्याओं से आयकर विभाग से मिलने वाले नोटिस से बचने के लिए प्रॉपर्टी के खरीदने वाले व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदते समय जो भी राशि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दी जानी है उसका भुगतान, पेमेंट बैंक चैनल के माध्यम से किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो भी प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति द्वारा राशि निवेश की जा रही है या भुगतान किया जा रहा है, इसका सोर्स क्या है, इनको कहाँ से राशि प्राप्त हुई है, इसकी अपडेट जानकारी, इसके डॉक्यूमेंट इनके पास होने चाहिए।
कि बैंक में अगर नकदी राशि जमा हुई है तो पैसे कहाँ से आए, या किसी से बैंक के चैनल के माध्यम से बैंक में राशि जमा हुई तो कहाँ से आई, क्या आपकी कोई LIC की पॉलिसी मैच्योर हुई थी, उसका मैच्योरिटी का पैसा आया है, या आपने भी कोई पहले कोई प्रॉपर्टी बेची, उस प्रॉपर्टी को बेचने पर आपने अकाउंट पे या बैंक माध्यम से राशि प्राप्त की, वो पैसा उसमें जमा हुआ है, या फिर आपके जो भी इनकम के स्रोत है, इनकम के जो भी माध्यम है, उसमें से आपने नियमित रूप से बैंक खाते में राशि जमा की, या आपने बैंक में FD बना रखी थी, उसकी मैच्योरिटी पर ये पैसा उस आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हुआ। तो इसका जो सोर्स होता है प्रॉपर्टी खरीदने का, इसका जो पैसा आपके पास आया है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, ताकि आयकर विभाग द्वारा अगर आपको नोटिस भेजकर इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो पैसे का जो स्रोत, अगर इसकी जानकारी मांगी जाए तो आप ये दे सकें। साथ ही साथ में कुछ और प्रॉपर्टी खरीदने वालों को नियमों की यहाँ पर इन नियमों का भी ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, इनकी जो गवर्नमेंट वैल्यू है वो कितनी राशि की है, क्या वो 50 लाख रुपए से अधिक है। अगर वो 50 लाख रुपए से अधिक है तो उस स्थिति में प्रॉपर्टी खरीदने वाले पर जो भी प्रॉपर्टी खरीदने की राशि पेमेंट की जा रही है उस पर TDS काटने की जवाबदारी आती है। नियमानुसार इस पर 1% TDS काटना होता है, और इस TDS को प्रॉपर्टी बेचने वाले के पैन कार्ड नंबर पर चालान द्वारा आयकर विभाग में जमा करके इसका सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी बेचने वाले को जारी करना होता है। जब ये 1% की राशि प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति के द्वारा कम भुगतान करके आयकर विभाग में चालान द्वारा जमा करके भुगतान की जाती है, तो उस स्थिति में इनको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है कि क्या ये 1% की दर से ही TDS काटना है जितने में प्रॉपर्टी बेची जा रही है, या इससे अधिक दर में। तो यहाँ पर विशेष तौर से इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि प्रॉपर्टी बेचने वाले का जो पैन कार्ड है वो एक्टिव मोड में है, वैलिड है, उसको आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में उनके द्वारा लिंक किया गया हो। अगर लिंक किए जाने की स्थिति में अगर ये प्रॉपर्टी बेची जाती है तो उस स्थिति में आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई दर 1%, इससे TDS काटकर बाकी राशि का भुगतान करना होगा। लेकिन किसी कारणवश अगर प्रॉपर्टी बेचने वाले का पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है तो उस स्थिति में यहाँ पर जो TDS काटने की दर होगी वो 1% की जगह 20% होगी। तो उस स्थिति में बड़ी मात्रा में TDS की राशि यहाँ पर काटकर उनके पैन कार्ड पे जमा करना होगी। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को ये ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है, गवर्नमेंट वैल्यू है, वो कितनी है। साथ ही साथ में जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो उनके द्वारा ये ध्यान रखा जाए कि उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक हो, ताकि अनावश्यक रूप से अधिक परसेंटेज की दर से उनका TDS ना कटे, और 1% की दर से जो TDS काटा गया है वो उसका आयकर रिटर्न भरकर उसका रिफंड ले सके, अगर रिफंड की स्थिति बनती हो तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जब प्रॉपर्टी बेची जाती है तो प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति का आयकर रिटर्न जब हम सबमिट करते हैं तो वो रिफंड क्लेम करे। इसके लिए उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो, साथ ही साथ में उनके जितने भी बैंक अकाउंट हो वो वैलिडेट हो, उसमें उनके पैन कार्ड, बैंक खातों की जानकारी प्रॉपर दी गई हो, ताकि जब भी अगर आयकर विभाग से रिफंड लेने की स्थिति बनती हो तो उनके वैलिडेट बैंक अकाउंट में वो बिना किसी समस्या के जमा हो सके। क्योंकि रिफंड जो बनता है वो आयकर विभाग द्वारा करदाता के बैंक खाते में, उनके अकाउंट नंबर में, उनके अकाउंट खाते में जमा किया जाता है।
तो प्रॉपर्टी बेचने वाले के द्वारा जब भी प्रॉपर्टी बेची जाए तो उनके द्वारा प्रॉपर्टी बेचने की राशि अकाउंट चैनल के माध्यम से, जिसमें एनईएफटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में वो राशि प्राप्त करें, आरटीजीएस के माध्यम से राशि प्राप्त करें, नेट बैंकिंग के माध्यम से राशि प्राप्त करें, अकाउंट पे चेक प्राप्त करके बैंक खाते में राशि प्राप्त करें, बैंक डीडी प्राप्त करके बैंक खाते में राशि प्राप्त करें, या क्यूआर कोड के माध्यम से वो राशि प्राप्त करें। नकदी लेने से बिल्कुल 100% बचना चाहिए, क्योंकि इसकी जो सीमा निर्धारित की गई काफ़ी कम है, 20,000 रुपये। तो ये प्रयास करना चाहिए कि पूरी की पूरी राशि 100% बैंक चैनल के माध्यम से प्राप्त करे प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति, और अपनी जो भी टाइटल है खुद का बैंक खाता हो, उस बैंक खाते में उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड अपडेट हो, उनके बैंक खाते वैलिडेट हो, साथ ही साथ में उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो, और जब भी प्रॉपर्टी बेची जा रही है उस वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद आयकर विभाग द्वारा जो 31 जुलाई की समय सीमा निर्धारित की गई है बिना ऑडिट वाले केस में, जिन केस में ऑडिट नहीं होता उनको प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न, आयकर विवरणी भरना होती है। तो उनके द्वारा इस प्रॉपर्टी बेचने की जानकारी आयकर रिटर्न भरते समय इसमें बताकर, अगर रिफंड लेने की स्थिति बनती हो तो रिफंड लेना चाहिए, और इसकी जानकारी देकर आयकर विभाग को जानकारी देना चाहिए, और आयकर विभाग से प्राप्त होने वाले नोटिस से बचना चाहिए, और नकदी राशि लेकर प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाली 100% राशि से बचना जरूर चाहिए। प्रॉपर्टी बेचने पर ये तो बात हो गई कि हम किस प्रकार से राशि प्राप्त करें। बैंक के चैनल से राशि प्राप्त करना चाहिए, नकदी नहीं प्राप्त करना चाहिए। अब इस प्रॉपर्टी बेचने की जानकारी वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद में हमारे इस करदाता के द्वारा, जिस व्यक्ति द्वारा प्रॉपर्टी बेची गई है, उनके आयकर रिटर्न में जरूर देना चाहिए। अगर उस स्थिति में अगर इनको टैक्स भरने की स्थिति बनती हो तो टैक्स भरना चाहिए, या अगर ये इन्वेस्टमेंट कहीं करके टैक्स बचाना चाहे तो उस स्थिति में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए निश्चित समय सीमा में, या फिर इसके टैक्स बचाने के और जो तरीके हैं वो बॉन्ड हो सकते हैं, जिसमें कि 50 लाख की कैपिंग है, 50 लाख तक अधिकतम आप राशि निवेश कर सकते हैं। इसका लॉकिंग पीरियड 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष के पहले आप इसमें से राशि नहीं निकाल सकते। या फिर अगर जिस वित्तीय वर्ष में आपने प्रॉपर्टी बेची है और आप उस राशि का अन्य प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में जो आयकर रिटर्न भरने की जो समय सीमा निर्धारित की गई 31 जुलाई, उस समय सीमा तक अगर ये नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो इनको उसका बेनिफिट प्राप्त हो जाएगा। अदरवाइज इनको जो नेशनलाइज बैंक में कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट होता है उसको खोलकर जिस स्वरूप की प्रॉपर्टी बेची गई है उनके सेक्शन की जानकारी देकर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खाता खोलकर उसमें राशि जमा करना चाहिए और निर्धारित समय सीमा में उसमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो आपको हमारी यही सलाह है कि जब भी आप प्रॉपर्टी बेचें तो हमेशा बैंक चैनल के माध्यम से राशि प्राप्त करें और आयकर विभाग से मिलने वाले नोटिस और आयकर संबंधी जो भी आपको फिर भविष्य में कार्रवाई करना पड़ सकती है उससे बचने का प्रयास करें और हमेशा आपके प्रॉपर्टी संबंधित ट्रांजैक्शन की जानकारी आप आपके आयकर रिटर्न में अवश्य बताएं, क्योंकि जब आप केवाईसी आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्टर महोदय को उपलब्ध कराते हैं वहाँ जानकारी देना अनिवार्य होती है। तो उनके द्वारा ये जानकारी आयकर विभाग को दी जाती है और ये जानकारी आपके 26AS, 26AS एवं TIS, AIS में ये जानकारी उपलब्ध हो जाती है। तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर
आपका जो पैन कार्ड होता है उसको रजिस्टर करने पर आपका जो भी 26AS, AIS, TIS आयकर विभाग की वेबसाइट पर जो जानकारी इसमें आपके द्वारा वित्तीय ट्रांजेक्शन किए गए इसकी संपूर्ण जानकारी आ जाती है। तो आपको आपके आयकर रिटर्न में प्रॉपर्टी संबंधी ट्रांजेक्शन की विस्तृत रूप से जानकारी अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। नमस्कार।